नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। इसके पहले मैं हिंदी के 18 लेसन प्लान का वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के ज़रूर से ज़रूर देख लें। आज का मेरा टॉपिक है श्राप मुक्ति और उप विषय है हिंदी गद्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पाठ योजना संख्या 19 है। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय हिंदी हो जाएगा और यहाँ पर छात्र अध्यापक अपना नाम लिखता है। कक्षा 7 के लिए है ये, और उप विषय में लिखेंगे हम हिंदी गद्य है ये, और प्रकरण जो टॉपिक है वो श्राप मुक्ति है, और यहाँ पे चक्र लिखते हैं, यहाँ पे अवधि लिखते हैं। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। इसमें सबसे पहले लिखते हैं छात्र जीवन में सदाचार के महत्व के बारे में अवगत हो सकेंगे। दूसरा होगा छात्र समाज सेवा के महत्व के बारे में अवगत हो सकेंगे। तीसरा होता है छात्र प्रायश्चित पाप पुण्य के बारे में परिचित हो सकेंगे। तीसरा हो गया, चौथा होगा छात्र दृष्टिहीनता संबंधित समस्याओं से परिचित हो सकेंगे। पांचवा होगा कि छात्र जीवन में सेवा भावना के महत्व के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। पहला लिखेंगे छात्र कहानी के लेखक रमेश उपाध्याय के बारे में अवगत हो सकेंगे। दूसरा लिखेंगे कि छात्र रमेश उपाध्याय की रचनाओं के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर उसके बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखते हैं छात्र इंसानों व पशुओं के बीच संबंधों के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है छात्र जीवन में चिकित्सकों के महत्व को जान सकेंगे। फिर आता है पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान। इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा अपने जो अच्छे बुरे कार्यों तथा पाप पुण्य आदि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें लिखते हैं मतलब कि छात्र अध्यापक निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेगा, जैसे चार्ट हो गया। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है 3 कॉलम होती है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होती है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचा लेना कैसा काम है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचा लेना अच्छा काम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अच्छा काम करने पर हमें क्या मिलता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि अच्छा काम करने पर हमें शाबाशी व आशीर्वाद मिलता है। तीसरा क्वेश्चन होगा कि शाबाशी के बजाय अपमान का सामना हमें कैसे कार्य पर करना पड़ता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे शाबाशी के बजाय अपमान का सामना हमें बुरे कार्य पर करना पड़ता है। चौथा क्वेश्चन होगा किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाने पर वह हमें क्या देता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि किसी गरीब को दुख पहुंचाने पर हमें श्राप एक तरह से देता है। फिर पांचवा क्वेश्चन होगा यदि हम कोई अच्छा कार्य करने पर श्राप के प्रभाव से मुक्त हो जाए तो क्या कहा जाएगा, तो बच्चे इसका आंसर देंगे यदि अच्छा कार्य करने पर हम श्राप से मुक्त हो जाए तो उसे श्राप मुक्ति कहा जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखते हैं कि बच्चों आज हम सब श्राप मुक्ति प्रकरण का अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 6 कॉलम होगा। शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार पद्धति, तीसरा छात्र अध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण और छठा श्याम पटकार होता है। तो सबसे पहला जो शिक्षण बिंदु होगा वो कठिन निवारण होगा। इसमें हम अपेक्षित व्यवहार लिखें छात्र छात्रा कठिन शब्दों का अर्थ जान सकेंगे और उसका वाक्य का प्रयोग कर सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे जो है वो नेत्र चिकित्सक, यानी इसका मतलब होता है आँख का डॉक्टर। और दूसरा शब्द लेंगे लुप्त, यानी इसका अर्थ होता है गायब होता है। तीसरा शब्द लेंगे स्मृति, इसका अर्थ होता है याद होता है। और चौथा शब्द लेंगे सहसा, तो इसका मतलब होता है एकाएक या अचानक होता है। छात्र क्रिया में क्या होगा कि आंखों के डॉक्टर को नेत्र चिकित्सक कहते हैं। और दूसरा जो होगा मोहन बाजार में अचानक कहीं लुप्त हो गया। और तीसरा जो होगा मुझे कभी कभी अपनी माँ की स्मृति हो जाती है। इसका जो होता है वाक्य प्रयोग विधि, यानी कैसे कैसे किसका वाक्य प्रयोग होगा वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। फिर आता है प्रथम अनुवृत्ति, यानी प्रथम पैराग्राफ आता है उसका। तो उसमें हम लिखते हैं आदर्श वाचन पहला लेंगे शिक्षण बिंदु। फिर उसको अपेक्षित विवरण लिखे छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन करना सीखेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं कि उचित
हाव भाव आरोह अवरोह के साथ गद्यांश का वाचन करेगा। छात्र क्रिया में लिखते हैं कि वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं अनुकरण वाचन शिक्षण बिंदु लेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेंगे कि अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे कि छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन कर सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक कतिपय कतिपय छात्र छात्रा से गद्यांश का वाचन करेगा। फिर यहाँ पे छात्र क्रिया में लिखेंगे कतिपय छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे शिक्षण बिंदु लेंगे डॉक्टर प्रभात का लेखक तथा लेखक की दादी से मुलाकात। ठीक है, फिर वो अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र छात्रा कहानी के मुख्य पात्र व उसकी दादी तथा डॉक्टर प्रभात के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर लिखते हैं कि इस छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि इस कहानी में लेखक स्वयं को, ठीक है, स्वयं को बब्बू के किरदार में रखते हुए कहानी लिख रहा है कि कहानी का प्रारंभ डॉक्टर प्रभात व उसके बचपन के मित्र बब्बू तथा उसकी दादी से मुलाकात के साथ प्रारंभ होता है। दोनों की आपस में बातचीत होती है, परिचय होता है और उसके बाद लेखक अर्थात बब्बू की दादी डॉक्टर प्रभात से इलाज करवाने से मना कर देती है। फिर यहाँ लिख देंगे उपकरण में लिख देंगे कि व्याख्यान विधि और छात्र क्रिया में लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक जो होता है सुनते हैं। ठीक है, फिर हम अगला शिक्षण बिंदु लेंगे मंटू। मंटू डॉक्टर प्रभात व बब्बू का बचपन। ठीक है, अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे कि छात्र छात्रा मंटू व बब्बू के बचपन की घटनाओं से अवगत हो सकेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि मंटू व बब्बू बचपन में पास ही में रहते थे, वह दोस्त थे। दोनों स्कूल से आने जाने के बाद घर के पिछवाड़े के मैदान में खेलते थे। एक बार जब वे खेल रहे थे इतना ही लिखा गया है, इसके आगे लिखा नहीं गया है क्योंकि लेसन प्लान थोड़ा लंबा हो जाता है, इसकी वजह से ज़्यादा लिखा नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे उपकरण में जो था व्याख्यान विधि हो जाएगा और यहाँ पर छात्र क्रिया में लिख देंगे छात्र ध्यान को जो था सुनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं शिक्षण बिंदु में कि द्वितीयक प्रवृत्ति यानी कि दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर लिखेंगे पहला लेंगे हम शिक्षण बिंदु लेंगे आदर्श वाचन लेंगे। अपेक्षित व्यवहार में लिखे छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन करेगा। फिर उसको छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक उचित हाव भाव आरोह अवरोह के साथ गद्यांश का वाचन करेगा। फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र जो होता है ध्यानपूर्वक सुनते हैं। नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे अनुकरण वाचन और इसमें लिखे अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन कर सकेंगे और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापक कतिपय छात्र या छात्रा से गद्यांश का वाचन करेगा। छात्र क्रिया में लिखेंगे कतिपय छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन करते हैं। फिर नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेते हैं कि मंटू द्वारा आँख के दूध से पिल्लों की आंखें फोड़ना। ठीक है, तो छात्र या छात्रा मंटू द्वारा पिल्लों की आंख फोड़ने वाली घटना से अवगत हो सकेंगे। फिर यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं कि अपने शिक्षक द्वारा यह बताए जाने पर भी कि आंख के जो दूध से आंखें खराब हो जाती है। ठीक है, तो मंटू इसकी सत्यता को जांचने के लिए पास में ही रह रही कुतिया के 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देता है, अर्थात उनकी आंखों में आंख यानी मदार का दूध डाल देता है। ठीक है, पिल्ले अंधे होने के कारण भटकने लगते हैं, 1-2 मर जाते हैं। तब बब्बू भावुक होकर सारी घटना का जिक्र बड़ों से कर देता है। फिर यहाँ पर छात्राध्यापक जो होता है चार्ट की सहायता से उपयुक्त घटना के चित्र को छात्रों को दिखाता है, मतलब चार्ट पे जो बना करके ले जाते हैं उसको दिखाते हैं। यहाँ पे प्रदर्शन विधि हो जाएगा। यहाँ पे जो व्याख्यान विधि है तो यानी व्याख्या कर रहे हैं तो उसकी व्याख्यान विधि लिख देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे डॉक्टर प्रभात का दादी को समझाना व उनका मान जाना। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लेंगे अपेक्षित व्यवहार में छात्र छात्रा कहानी के अंत से परिचित हो सकेंगे। फिर लिखेंगे कि दादी के इलाज कराने से मना कर देने पर डॉक्टर प्रभात बब्बू व दादी के घर पर आते हैं व दादी को समझाते हैं और कहते हैं कि दादी को उन पिल्लों की गलती से आंखें फोड़ दी थी। फिर आप छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक शिक्षक की बात को सुनते हैं और यहाँ पर व्याख्यान विधि लिख देते हैं। फिर उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य सारांश आ जाता है। इसमें दिनांक श्यामपट्ट दिनांक लिख देंगे और
कक्षा लिखेंगे, विषय और प्रकरण में साप मुक्ति लिख देंगे और चक्र और अवधि लिखते हैं। साप मुक्ति से जो भी चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मतलब जो होते हैं शब्द और होते हैं कठिन शब्द होते हैं उसके अर्थ क्या होंगे वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पे। जैसे नेत्र चिकित्सक मतलब आँख के डॉक्टर होते हैं, लुप्त मतलब कि गायब होता है, स्मृति मतलब याद होती है, सहसा मतलब कि एकाएक या अचानक होता है, अक्सर मतलब प्रातः होता है यानी प्राय होता है। फिर गृह कार्य देते हैं बच्चों के लिए कि इसमें पहला क्वेश्चन होगा दादी जो होता है डॉक्टर प्रभात से अपनी आंखों का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी। दूसरा क्वेश्चन होगा कि मंटू ने बचपन में क्या किया था। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे सबसे ऊपर पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव लिखेंगे, यानी पर्यवेक्षक वहाँ पर टिप्पणी एवं सुझाव करेगा कि आप इस टीचिंग में मतलब कि इतना अच्छा किए हैं, अभी थोड़ा ये कमियां हैं इसको सुधारो, तो नेक्स्ट टीचिंग में सुधारने के लिए वहाँ पर सुझाव देते हैं। और सबसे नीचे लिखते हैं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर या पर्यवेक्षक हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ये आपका लेसन प्लान टोटली जो होता है कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।